Assalamu alaikum students. Today we will study about the next cellular organelle which is called as the nucleus. Nucleus जो है it is most important or cellular organelle as the nucleus control all the activities of the cell. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का. Nucleus was reported in the 1831 by the Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसके बारे में, इसकी प्रेजेंस के बारे में डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और अगर हम सेल को देखें अंडर एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है वो भी न्यूक्लियस ही होता है. मोर ओवर इट आल्सो अपीयर्ड एज अ डार्क कलर्ड स्टेन्ड बॉडी. अगर हम स्टेनिंग करके सेल को ऑब्जर्व करें तो ये डार्कली कलर्ड की बॉडी के तौर पे अपीयर होता है. एनिमल सेल में आमतौर पे ये सेल के सेंटर में और ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में आमतौर पे सेंट्रल पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल. कि सेंटर में जो है वो एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. एंड न्यूक्लियस यूजुअली फाउंड टू लाई इन द पेरिफेरल पोर्शन वेयर साइटोप्लाज्म इज द प्रेजेंट. तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल पोर्शन में हमें नज़र आता है. इट्स शेप में आल्सो बी द वेरिएबल इन द मोस्ट ऑफ द सेल. इट अपीयर्स टू बी द सर्कुलर बट इट मे बी ऑफ वेरियस शेप्ड और may also have a irregular shape. Cells may contain a single nucleus or more than one nucleus. The cells that contain a single nucleus they are called as the uninucleate, whereas the cells which contain two nuclei these are called as the binucleate, and the cells which has more than two nuclei these are called as the multinucleate. उनको हम मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. And we can see the nucleus only at the time when the cell is at non-dividing stage. जब सेल जो है वो एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे हो या नॉन डिवाइडिंग सेल हो उसमें हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं. और उसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्युबल सैप. उसमें एक सॉल्युबल सैप यानी लिक्विड या सोल्यूशन कह लें आप उसको, वो प्रेजेंट होता है. एंड विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. इस सैप को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर क्रोमाटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है. और अगर सेल में डिवीजन जब स्टार्ट हो जाती है तो देन द न्यूक्लियस डिसअपीयर्स. क्यों डिसअपीयर हो जाता है कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है. और क्रोमाटिन मटीरियल जो है सिर्फ वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है डिवाइडिंग सेल में. एंड दिस क्रोमाटिन मटीरियल इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स. के क्रोमाटिन मटीरियल जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में हमें नज़र आता है. वैसे तो क्रोमाटिन मटीरियल क्या हमें इस तरह से नज़र आता है जैसे एक उलझा हुआ एक धागा सा पड़ा हुआ है, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो देन इट अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम. सेपरेट थ्रेड लाइक बॉडीज़ हमें मिलती हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो एक्चुअली द हेरिडिटरी मटीरियल जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली वो क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है, जो कि सारी लाइफ सेल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है और सारी हेरिडिटी को भी कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ द DNA, RNA एंड द प्रोटीन्स. एंड प्रोटीन कंटेन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स. केमिकली यानी अगर न्यूक्लियस को देखें तो उसमें DNA प्रेजेंट होगा, RNA प्रेजेंट होगा और प्रोटीन होंगे, और प्रोटीन में बहुत सारे एंजाइम्स आ जाएंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और न्यूक्लियस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सबसे आउटर उसकी मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके बाद अंदर उसके न्यूक्लियोलस एंड देन द क्रोमोसोम्स. यानी 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ एक्चुअली द आउटर बाउंड्री मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटीरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म.
बाकी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करती है ये मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और फिर ये जो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में माइन्यूट स्पेस जो है वो भी प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। आउटर मेम्ब्रेन में भी कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि ये एक तरफ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसकी कॉन्टीन्यूटी होती है, और दूसरी तरफ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी इसकी कॉन्टीन्यूटी होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, whereas the inner nuclear membrane encloses all the contents of the nucleus. And sometimes these outer and the inner membrane, these are linked together or they may become the continuous to form the pore. जैसे ये यहाँ पे आप देखें कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों यहाँ पे आके कंटिन्यूस हो जाती हैं। इधर से भी ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और दोनों इस तरह से कंटिन्यू होकर दरमियान में एक पोर जो है वो बन जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हैव द मैनी पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। एंड दीज न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को कैरी ऑन करते हैं। और अगर हम इन पोर्स का नंबर देखें और इनका साइज़ जो है वो भी वेरिएबल हो सकता है, और नंबर जो है वो भी वेरिएबल है। जैसे कि कुछ सेल्स में इट में बी मोर देन थाउजेंड से भी ज़्यादा, और जैसे कि आपकी बुक में बताया हुआ है कि एग सेल में एग सेल हैव द न्यूमरस पोर्स अबाउट 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस, यानी 30,000 तक पोर्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ सेल में जो है वो 2, 4 या 3 तक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी नंबर में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और फिर हर न्यूक्लियर पोर का भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि इट कैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंसेस विच हैव टू पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर में से जिन चीज़ों ने आना जाना होता है उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये डार्क कलर में स्टेन हुई ग्रैनुलर बॉडी के तौर पे हमें न्यूक्लियस के अंदर नज़र आता है। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन मेम्ब्रेन, इसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड द न्यूक्लियस में हैव द वन न्यूक्लियोलस और इट में हैव द 2 न्यूक्लियोलाई। एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकता है या 2 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इनको हम फिर कहते हैं न्यूक्लियोलाई। एक्चुअली RNA जो है इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द RNA is synthesized in the nucleolus and it is also stored in the nucleolus। तो न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं कि इट इज़ अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द RNA, ठीक है। और राइबोसोमल RNA जो है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे न्यूक्लियोलस में ही होती है। और इटसेल्फ अगर न्यूक्लियोलस को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ द 2 रीजन्स। न्यूक्लियोलस के अंदर हमें 2 रीजन्स मिलते हैं, एक आउटर पेरिफेरल रीजन और उसके बाद एक इनर रीजन। पेरिफेरल रीजन में क्या होगा? पेरिफेरल रीजन में इट कंटेन्स द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होते हैं उनके प्रीकर्सर्स यहाँ पे आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर वाले रीजन में इसके DNA और RNA प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ही ज़ाहिर बात है वो प्रीकर्सर उसके प्रेजेंट है राइबोसोम्स के, और ये प्रीकर्सर्स जो हैं फिर इनकी असम्बलेज होती है और उसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो राइबोसोम्स बनते हैं। तो सो दैट द राइबोसोम्स आर असेंबल्ड विद इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर ही उनकी असम्बलेज होती है क्योंकि यहाँ पे सारे प्रीकर्सर और RNA भी प्रेजेंट होता है। और इनकी सिंथेसिस के बाद देन दीज राइबोसोम्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू जो हैं ये राइबोसोम्स आफ्टर सिंथेसिस दीज आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं।
उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और विच अपीयर्स इन द डिवाइडिंग सेल इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स, जो कि डिवाइडिंग सेल में हमें इस तरह से क्रोमोसोम्स की शक्ल में अपीयर होता है। और न्यूक्लियस को जब हम स्टेन करते हैं तो इट इज़ डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक डाइज। अगर हम बेसिक डाइज यूज़ करें तो उनके साथ ये जो है न्यूक्लियस ज़्यादा डीप स्टेन कलर स्टेन जो है या कलर जो है वो शो करता है। क्यों कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए जो है इट हैज़ द एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए ये बेसिक डाइज को जो है वो ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हमें जो है ये डार्क कलर का अपीयर होता है आफ्टर स्टेनिंग। When the cell is has to undergo the division, the nucleus disappear and the chromatin material appears in the form of the chromosomes। तो chromatin material हमें इस तरह से सेपरेट अलग क्रोमोसोम्स की शक्ल में नज़र आता है। एंड ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ आर्म्स एंड अ सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हम इसको कहते हैं ये इसकी आर्म्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये सेंट्रल रीजन, दिस इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब ये क्रोमोसोम जो हैं वो स्पिंडल फाइबर पे अटैच होते हैं तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द स्पिंडल फाइबर, आर अरेंज्ड ऑन द स्पिंडल फाइबर। तो एक्चुअली बाकी सारे क्रोमोसोम्स की ये आर्म जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, सिर्फ उसके सेंट्रोमियर के साथ आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और फिर वो बाद में उनको मूव भी करवाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्रोमोसोम्स जो हैं दे आल्सो मूव विद द स्पिंडल फाइबर्स। तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज़ आल्सो वेरिएबल एंड फ्रॉम सेल टू सेल, and moreover the number of the chromosomes remains constant generation after generation in the same species। हर स्पीशी में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो फिक्स है, और वो नंबर इट रिमेन्स द कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो फिक्स नंबर जो है वो फिक्स्ड ही रहता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द मैन देयर आर प्रेजेंट 46 क्रोमोसोम्स, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, whereas in the garden pea 14 chromosomes are present, and the number of the chromosomes which are present in an individual, it is called as the diploid number, and it is represented by the 2n number, whereas the haploid number of the chromosome is found to be present in the gametes, or we can in the germ cells। वहाँ पे हैप्लॉइड नंबर यानी हाफ नंबर जो है वो क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, एंड दिस हैप्लॉइड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द n। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल सेल जो हैं हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल, दे हैव द 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। उनमें हमारे पास जो हैं वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। और लेकिन जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो स्पर्म सेल हैं या एग सेल हैं उनमें सिर्फ 23 होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि नॉर्मल 23 पेयर्स होंगे। तो 23 अगर पेयर्स प्रेजेंट है तो ये उसका 2n नंबर होगा, और 23 क्रोमोसोम्स जो कि गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म्स में या एग्स में, तो दीज आर द 23। तो ये गैमेट्स में नंबर इज़ द हाफ एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस, क्योंकि वो मियोसिस के बाद बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है इट इज़ रिड्यूस टू द हाफ। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड इनसाइड इट आल्सो कंटेन द न्यूक्लियोलस, और उसमें मेनली प्रेजेंट द क्रोमेटिन मटेरियल विच अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा था न्यूक्लियस के बारे में। तो मेरे ख्याल में इस लेक्चर में आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, बाकी आपका एक टॉपिक जो रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।